वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। क्या कभी आपने सोचा है कि एक छोटी सी मूर्ति के अंदर कोई खौफनाक शक्ति कैद हो सकती है जो मतलब बरसों से अपने बदले का इंतजार कर रही हो। आज हम जिस डरावनी और स्पाइन चिलिंग मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ना, वो शुरू से लेकर आखिर तक आपको सीट से बांध के रखेगी। तो सुनो मेरी बात। कहानी है दोस्तों एक गाँव की, जहाँ बरसों पहले एक बेहद गुस्से वाली और खतरनाक यक्षिणी एक मूर्ति के अंदर कैद हो गई थी। और उसको कैद किया था वहाँ के लोगों ने, मतलब कुछ खास लोगों ने अपने मंत्रों के द्वारा। लेकिन एक छोटी सी गलती उस शापित यक्षिणी को वापस आजाद कर देती है और फिर शुरू होता है एक रूह कंपा देने वाला सिलसिला। अब इस आजाद और आग बबूला यक्षिणी को आखिर कौन रोकेगा, आइए देखते हैं। और अगर लाइट बंद करके देख रहे हो तो लाइट ऑन कर दीजिए, शायद डर लग जाएगा आपको। तो कहानी की शुरुआत होती है पद्मिनी नाम की महिला से, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर है दोस्तों। और उसकी सुंदरता इतनी ज्यादा है कि दूर दूर से लोग उसको सिर्फ देखने आते हैं। हजारों लोगों ने पद्मिनी का दिल जीतने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यहाँ तक कि पद्मिनी के कजन राघव ने भी उससे शादी करने की इच्छा जताई, क्योंकि वो खुद पद्मिनी से प्यार करने लग गया था। लेकिन ये भी काम नहीं आया, क्योंकि पद्मिनी के दिल में दोस्तों पहले से एक साधारण इंसान है जिसका नाम है सूर्या। और सूर्या यार सच बताऊं तो दिल का इंसान है, बहुत ही साफ, अपना ज्यादा समय मंदिर में बिताता है। उसकी इसी आदतों की वजह से पद्मिनी उससे प्यार करने लग जाती है। दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। लेकिन अब जो राघव है ना, पद्मिनी का कजन, वो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाता कि पद्मिनी मेरे अलावा किसी और से कैसे प्यार कर सकती है। इसीलिए पूर्णिमा की रात जब पद्मिनी घर पर सूर्या के आने के इंतजार में होती है, तो मौका देखकर राघव उस पे हमला कर देता है कि आखिर इसने मुझे रिजेक्ट कैसे किया, तो मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की नहीं हो सकती, ये उसका कहना होता है। और इसी वजह से वो पद्मिनी की जान ले लेता है। अब राघव को यहाँ पे लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन यही तो शुरुआत है दोस्तों एक ऐसे कहर की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पद्मिनी मरने के बाद एक शैतान यक्षिणी बन जाती है, जिसे अपना बदला पूरा करना पड़ता है। और वो जिस भी इंसान को देखती उसे मार देती। इसीलिए गांव वाले भी गांव छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन पद्मिनी का गुस्सा खत्म नहीं होता, और तब सूर्या पद्मिनी को शांत करने के लिए उसे मूर्ति के अंदर कैद कर देता है और एक अंगूठी के जरिए पद्मिनी की शक्तियों पे ताला लगा देता है। मतलब जब तक पद्मिनी की उंगली में अंगूठी रहेगी उसे कंट्रोल किया जा सकता है, वो अपनी शक्तियों का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। और ये करने के बाद सूर्या भी गांव से चला जाता है, ताकि पद्मिनी की मूर्ति को दुनिया की नजरों से छुपा सके। वरना अगर पद्मिनी आजाद हुई तो बस समझो तबाही आ गई। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं सालों बाद का सीन। पद्मिनी को मरे हुए करीब 100 साल हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम मिलते हैं एक लड़के से। वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, ये पद्मिनी कौन है। उसकी माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है कि पद्मिनी के बारे में तुम क्यों पूछ रहे हो बेटा। तभी वहाँ का मौसम बदलने लग जाता है और बिजलियां गिरती हैं, जिसको देखकर वो लड़का तो डर ही जाता है। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है दोस्तों मानो वो लड़का पजेस हो चुका हो, यानी कि उसके अंदर कोई चीज आ गई हो। सच्चाई क्या है आगे जानेंगे। अब हम देखते हैं नीरज नाम के बंदे को। वो कोई डरावना सपना देखकर उठ जाता है, बिल्कुल काफी घबराया हुआ लगता है। तो खुद को शांत करके वो अपनी बाकी टीममेट से मिलने जाता है, क्योंकि नीरज ऑफिस में प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो आज किसी प्रोजेक्ट को डिस्कस करना होता है। जब वो बाकी टीममेट्स के पास आता है ना, वहाँ उसकी नजर जाती है साक्षी नाम की लड़की पर। वो भी टीममेट है, लेकिन नीरज उससे प्यार करता है दोस्तों, और साक्षी भी उसे बहुत पसंद करती है। तो दोनों को ऐसे देखकर बाकी बंदे चले जाते हैं कि इनको थोड़ा सा प्राइवेट मोमेंट दे दें। नीरज और साक्षी खुश होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और अभी मैं आपको बता दूं, जिस प्रोजेक्ट पे नीरज काम कर रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। इसीलिए बॉस बार बार नीरज को यही सलाह दे रहा होता है कि ये प्रोजेक्ट अच्छे से हैंडल करना, कोई भी गड़बड़ी ना हो, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। और नीरज भी बॉस को आश्वासन देता है कि आप फिक्र मत करो, सब सही से हो जाएगा। बाहर से तो नॉर्मल लगता है ये नीरज, लेकिन अंदर ही अंदर दोस्तों उसे कुछ प्रॉब्लम है। उसको मतलब हमेशा ऐसा महसूस होता है कि कोई तो उसे बुला रहा है या फिर कोई उसके आसपास मौजूद है। इसी वजह से वो बार बार पैनिक करता रहता है और उसका बिहेवियर भी ना बदलता जाता है धीरे धीरे। वो ज्यादा ड्रिंक करने लग जाता है, ज्यादा सिगरेट पीने लग जाता है, और ये सारी चीजें साक्षी भी नोटिस करती है। वो भी हैरान होती है कि इसको हो क्या गया, लेकिन नीरज तो उसको यही कहता है कि अरे सब ठीक है। अब दोस्तों एक बार तो किसी की बर्थडे पार्टी में नीरज बहुत ही ज्यादा नशा करके किसी दूसरी ही लड़की को साइड में लेके जाता है और उससे क्लोज होने की कोशिश करता है। लेकिन वो तो अच्छा हुआ, साक्षी उसे रोक लेती है और वहाँ से लेके जाती है। कहती क्या हो गया है तुम्हें आजकल, ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो, सब ठीक तो है ना। लेकिन नीरज वही हमेशा वाला जवाब देता है कि सब ठीक है। लेकिन अब साक्षी समझ रही है दोस्तों कि सब ठीक नहीं है। अब नीरज वापस घर आता है और घर आते उसको आवाज आती है कि बेटा तुम कहाँ हो, सब ठीक तो है ना। और ये सारी वही बातें हैं दोस्तों जो वो माँ अपने बच्चे से कह रही है। अरे वही बच्चा याद है ना आपको, जो पद्मिनी के बारे में पूछ रहा था। इसका मतलब है कि वो बच्चा ही नीरज है। बचपन से आज तक उसके साथ ये प्रॉब्लम है और वो हमेशा कभी खुद को अकेला नहीं पाता। हमेशा एहसास होता है उसे
कि कोई तो है उसके साथ। इसी वजह से वो रातों को ठीक से सो नहीं पाता। अगले दिन आ जाइए दोस्तों, प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन होती है। क्लाइंट को वो प्रोजेक्ट और उसके बारे में बताना होगा यहाँ इनको, ताकि डील कंफर्म हो सके। तो बॉस यहाँ नीरज को फिर से वार्निंग देता है कि अच्छे से करना, ये डील हमारे हाथों से जानी नहीं चाहिए। तो नीरज भी उसको हाँ में जवाब देता है कि सब मुझ पे छोड़ दो। इसके बाद नीरज अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करता है। अब स्टार्टिंग तो बहुत बढ़िया करता है, लेकिन यार फिर अचानक में उसको ऐसे लगता है कि कोई उसे बुला रहा है, और इस चीज से उसके सर में ऐसा भयानक दर्द होता है कि वो प्रेजेंटेशन कंप्लीट ही नहीं कर पाता और बीच में ही चला जाता है छोड़ के। अब इस सिचुएशन को देखते हुए साक्षी बाकी की प्रेजेंटेशन को मैनेज करती है, मतलब आगे बढ़ाती है, और फाइनली डील मिल जाती कंपनी को। साक्षी की बड़ी तारीफ होती है। यही देखकर नीरज मन में बहुत ही गलत चीजें बैठा लेता है कि साक्षी पक्का मेरी जगह लेना चाहती है, इसीलिए उसने प्रेजेंटेशन कंटिन्यू की। जबकि यार साक्षी ने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। उसने तो ये सोचा था कि चलो वो चला गया तो कंपनी की जो रेपुटेशन है उसको बचाने के लिए मैं खुद ही कर देती हूँ प्रेजेंटेशन। अगले सीन में हम दो चोरों को देखते हैं। वो एक गाँव में आए हुए हैं चोरी करने के इरादे से, क्योंकि उनको ये खबर मिली है कि इस गाँव में एक बहुत ही पुराना घर है जिसमें एक बेशकीमती मूर्ति मौजूद है। अगर वो उसे बेच देते हैं तो मालामाल हो जाएंगे, ऐसी इनको इन्फॉर्मेशन मिली। लेकिन यार इनको नहीं पता कि जिस मूर्ति को वो चुराने आए हैं वो असल में पद्मिनी की मूर्ति है और सूर्या के पुराने घर के तहखाने में उसको रखा गया है। ये दोनों चोर उसी घर में पहुंच जाते हैं दोस्तों। हालांकि उन्होंने भी इस शापित मूर्ति के बारे में सुना हुआ है वैसे, लेकिन उनको यकीन नहीं है। सोचते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, और वैसे भी अभी तो उनके मन में लालच चल रहा है। इसीलिए ये दोनों चोर रात के अंधेरे में घर की तलाशी शुरू कर देते हैं ताकि मूर्ति को ढूंढ सके, और ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इनको। उन्हें एक बक्से के अंदर वो मूर्ति मिल जाती है। मूर्ति के ऊपर सूर्य ने बहुत ही अच्छे से पूजा करके सुरक्षा लगाई होती है ताकि पद्मिनी आजाद ना हो जाए। लेकिन चोर हैं, बेअक्ल हैं, ये वो सारी चीजें हटाकर मूर्ति निकाल लेते हैं। अब इन्हें तो बड़ी खुशी होती कि चलो पैसों का बंदोबस्त हो गया। तभी उनकी नजर जाती है घर के बाहर बने तालाब की ओर। अब वहाँ पर एक कपल होता है जो गांव वालों से छुपकर यहाँ अपना रोमांस करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन तभी वो लड़की पजेस हो जाती है दोस्तों, और ऐसा लग रहा है कि पद्मिनी ने ही उसको पजेस कर लिया। इसके बाद तो वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बड़ी बेरहमी से मार डालती है, और दोनों चोर जब ये नजारा देखते हैं ना तो उनकी हालत खराब। डर के मारे वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस हड़बड़ी में बेवकूफों ने वो मूर्ति गिराकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी और मूर्ति तालाब में चली जाती है। गांव वाले यहाँ ना आ जाए इसलिए दोनों चोर मूर्ति तक नहीं उठाते और जल्दी जल्दी भाग जाते हैं। फिर तो उनके जाने के बाद तालाब के अंदर से एक सुंदर महिला बाहर निकल कर आती है। यही है दोस्तों पद्मिनी। जैसे ही वो आजाद होती है ना, नीरज को अपने घर पर बड़ी बेचैनी होने लगती है। उसको और अजीब सा महसूस होने लग जाता है। वो भी नहीं जान पाता कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। और अगले ही दिन वो चोर फिर से तालाब के पास आता है ताकि मूर्ति उठा सके, लेकिन वहाँ लाश मौजूद होती है उसी बंदे की, और गांव वालों ने पुलिस को खबर भी कर दी होती है। इसीलिए पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं। इसीलिए बेचारा चोर मूर्ति नहीं उठा पाता। पुलिस उस लाश की जांच करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और फिर उन चोरों से भी पूछा जाता है, क्योंकि उन दोनों ने ही सबसे पहले लाश देखी थी। वो सारी बातें बता देते हैं कि एक लड़की ने इसको मारा है। इसीलिए पुलिस तो उनके बयान को दर्ज कर लेती है। तो पुलिस स्टेशन से जाते ही दोनों चोर फिर से मूर्ति चुराने आते हैं, क्योंकि किसी भी टाइम पुलिस तालाब की तलाशी लेने तो आएगी, और अगर ऐसा हुआ तो फिर मूर्ति जाएगी पुलिस के पास। इन दोनों के हाथ में कुछ नहीं लगेगा। तो दोनों में से एक चोर बड़ा डरपोक होता है वैसे। वो कहता है कि भाई यहाँ रहना ठीक नहीं है, पुलिस को हम पे शक हुआ तो मुसीबत हो जाएगी। इसलिए वो दोनों फिलहाल तो चले जाते हैं, मूर्ति भी नहीं उठाते। अब आ जाइए अगले सीन में, हम देखते हैं नीरज को। नीरज को उसका दोस्त फोन करके कहता है कि भाई गांव में किसी की हत्या हुई है, जल्दी आजा। ये सुनकर नीरज फैसला करता है कि वो अपने गांव जाएगा। तो वो बॉस से कुछ दिन की छुट्टी मांगता है, लेकिन बॉस तो मना कर देता है कि काम बहुत ज्यादा है, अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। अब वैसे भी नीरज का मूड आजकल सही नहीं है दोस्तों, इसीलिए वो गुस्से में रिजाइन कर देता है यार कि मुझे नहीं करना काम, मैं जा रहा हूँ। अब यहाँ पर बॉस और साक्षी दोनों हैरान होते हैं कि नीरज को हो क्या गया। यहाँ पे नीरज किसी की नहीं सुनता, चला जाता है ऑफिस से। हालांकि साक्षी तो नीरज को वापस से समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो उल्टा उसी को चिल्ला देता है कि तुम तो चुप ही रहो, तुम मेरी जगह लेना चाहती थी ना, लो अब ले लेना। इतना कह के वो चला जाता है, और साक्षी बेचारी वहीं पे रोते रह जाती है, क्योंकि उसने तो कभी सोचा नहीं था ना नीरज की जगह लेने का, और ये भी नहीं सोचा था कि नीरज मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेगा। नीरज यहाँ से सीधा अपने गांव जाता है, वही गांव दोस्तों जहाँ पद्मिनी रहती है। उसका दोस्त कहता है कि अच्छा हुआ तू आ गया यार, मैंने तेरे घर की अच्छे से सफाई कर दी है, अब तू आराम से रह पाएगा वहाँ पे। तो नीरज भी उसका शुक्रिया अदा करता है और अपने घर को देखने लग जाता है, जो कि वही मूवी की शुरुआत वाला घर है जिसमें छोटा नीरज अपनी माँ के साथ रहता था, और यहीं से उन डरावनी चीजों की शुरुआत हुई थी। और नीरज को दोस्तों ऐसा लग रहा था, मतलब जब वो ड्यूटी पे था तब उसको ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर आएगा तो सब ठीक हो पाएगा, वो जान जाएगा क्या है उसके साथ, इसीलिए वो यहाँ पर आ गया।
और यहाँ पर आकर उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। वो सभी चीजों को दोबारा से एनालाइज करने लग जाता है, तो उसको फिर पुरानी यादें आ जाती हैं, जिसके साथ उसको अपनी माँ के साथ बिताए लम्हे सब याद आ जाते हैं। और साक्षी इसी बीच कई बार उसको फोन भी करती है, लेकिन नीरज उसका फोन नहीं उठाता। फिर वो जाता है तालाब में नहाने के लिए। उसी तालाब में दोस्तों नहाने के दौरान उसको पद्मिनी वाली मूर्ति भी नजर आती है। अब वो पहचान तो नहीं पाता कि आखिर ये मूर्ति किसकी है, लेकिन उसका ये शक जाता है कि शायद यही वो मूर्ति है जिसमें पद्मिनी को कैद किया गया है। पद्मिनी के बारे में वो जानता था बचपन से, इसलिए उसे मूर्ति के बारे में सब पता है। लेकिन अब घर में अकेले रहते रहते उसके साथ बड़ी डरावनी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। उसको हर समय घर में किसी और इंसान की परछाई नजर आती है, और अचानक से क्या होता है, दरवाजा कभी खुलता है कभी बंद हो जाता है। अब ये रोज शुरू हो जाता है ये सारी हरकतें। अगले दिन नीरज मूर्ति को लेकर जाता है पंडित जी के पास और मूर्ति दिखाता है। पहले पंडित जी देखते हैं ना तो उनकी तो हालत खराब हो जाती है। वो तो डर जाते हैं कि तुम्हारे पास ये कैसे आई, ये तो पद्मिनी वाली मूर्ति है, इसके ऊपर तो सुरक्षा कवच भी नहीं है, मतलब वो आजाद हो चुकी है, अब तो अनर्थ होने वाला है बेटा। तो नीरज कहता है कि मैंने हमेशा पद्मिनी के बारे में सुना है, क्या हुआ था उसके साथ। तब पंडित जी सारी कहानी बताने लग जाते हैं कि कैसे राघव यानी पद्मिनी के कजन ने उसकी जान ली, सिर्फ रिजेक्ट होने की वजह से। वो भी पद्मिनी आज भी बदले की आग में जल रही है। उसने आत्मा बनकर राघव को तो सबसे पहले मार डाला, लेकिन उसका गुस्सा आज भी खत्म नहीं हुआ। सूर्य ने बड़ी मुश्किल से उसको कैद किया था, और अब जब वो वापस आ गई है तो तुम बड़े किस्मत वाले हो जो उसने अभी तक तुम्हें नहीं मारा। तुम्हारे अंदर कुछ तो खास बात होगी, इसलिए वो तुम्हें नहीं मार रही। 2 दिन के बाद पूर्णिमा है। अब दोस्तों यहाँ पंडित जी के पास सूर्या वाली अंगूठी होती है, वही अंगूठी जिसे अगर पद्मिनी को पहना दे तो वो शांत हो जाएगी और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, और फिर उसको कैद किया जा सकता है। तो पंडित जी यहाँ नीरज को चेतावनी भी देते हैं कि पद्मिनी कई बार तुम्हें अपनी बातों में लाने की कोशिश करेगी, लेकिन ऐसा होने मत देना। तुम्हें कैसे भी करके उसको ये अंगूठी पहनानी होगी, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। इसीलिए नीरज मान जाता है। जिसके बाद वो घर आता है और यहाँ पर आते उसकी नजर जाती है पद्मिनी पर। वो ऐसे उसके सामने खड़ी है और बस नीरज उसको देखते रह जाता है, क्योंकि वो सुंदर तो है ही, लोग मरते हैं उस पे। नीरज भी उसका दीवाना हो जाता है, जो उसको नहीं होना था। और पद्मिनी तब जाके राज खोलती है कि असल में सूर्या के खानदान से ही नीरज है, इसीलिए वो उसको नहीं मार रही और उसको अपने करीब देखकर खुश है। इसका मतलब दोस्तों जो चीजें नीरज महसूस करता था वो पद्मिनी की वजह से हुआ था, क्योंकि नीरज के अंदर सूर्या का ही खून दौड़ रहा है, इसलिए उसको हल्की हल्की वो चीजें महसूस होती थी। अब ये तो थोड़ा अलग सीन हो गया। वापस अपनी बातों पे आऊं तो पद्मिनी यहाँ नीरज को थोड़ा सा सिड्यूस करती है, उसके साथ वो इंटीमेट हो जाता है। फिर आदमी लोग होते हैं थोड़ा वैसे कि ऑफर आया सामने से और फिर खैर ये अलग बात हो गई। अगले दिन नीरज पद्मिनी से कहता है क्या तुम बाहर घूमने चलोगी? तो पद्मिनी भी कहती है क्यों नहीं, सालों से कैद होने के बाद मुझे तुम्हारा साथ दुनिया घूमना है, मजे करने। तो वो दोनों खूब एंजॉय करते हैं। अब नीरज को दोस्तों वो जो अजीब सपने वगैरह आते थे ना, सब बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो आते थे पद्मिनी की वजह से, और अभी तो वो उसके साथ ही मौजूद है। इसके बाद नीरज पद्मिनी के साथ अपने दोस्त के पास जाता है। दोस्त कहता है ये लड़की कौन है? तो नीरज बताता है ये वही यक्षिणी पद्मिनी है जिससे लोग डरते हैं। देखना देखना कितनी मासूम और प्यारी है यार। और ये सुनकर उसका दोस्त तो डर जाता है कि भाई पागल हो गया क्या। वो तुरंत भाग जाता है दोस्तों वहाँ से कि ऐसे चक्करों में मत फंसा कर भाई, मरेगा किसी दिन। तो पद्मिनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि ये क्या बकवास कर रहा है। वो नीरज से कहती है कि तुमने आखिर उसको मेरी सच्चाई क्यों बताई? अरे मैं नहीं चाहती कि मेरे बारे में कोई जाने। तो नीरज उसको सॉरी कहता है कि मैं नहीं करूंगा आइंदा से ऐसा। तब जाकर पद्मिनी उसको माफ करती है। यहाँ नीरज पंडित जी को फोन करके कहता है कि पद्मिनी तो यार बहुत ही अच्छी लड़की है पंडित जी, बुरी नहीं है वो, क्यों उसको कैद करना है वापस? पंडित जी कहते हैं कि यही तो उसका जादू है, तुम्हें भी अपने वश में कर रही है वो। कल पूर्णिमा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अंगूठी पहनाकर मेरे पास लेके आ जाना, कैद कर दूंगा उसको, वरना बहुत जल्दी मर जाओगे तुम। तो नीरज भी मान जाता है, यार सभी को जान प्यारी है अपनी। दूसरी तरफ साक्षी नीरज को लेकर अभी भी टेंशन में है। वो अपने बॉस से कहती है कि बॉस आपको कुछ पता चला नीरज के बारे में? वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? मुझे तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तो मुझे उससे मिलने जाना है। अगर आप कुछ भी जानते हैं तो प्लीज बता दीजिए। बॉस कहता है कि मैं नीरज को ज्यादा अच्छे से तो नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर जानता हूँ कि कुछ साल पहले नीरज का एक्सीडेंट हुआ था और तभी से वो एक डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाता है। एक काम करो, तुम उस डॉक्टर से मिलो, शायद वो तुम्हें कुछ बता दे। इसीलिए दोस्तों साक्षी डॉक्टर से मिलने चली जाती है। अब हो चुकी है रात और आ गई है पूर्णिमा वाली रात। जब पद्मिनी नीरज के पास आती है, उसे रोमांस करने की कोशिश करती है। तभी मौका देखकर नीरज उसको अंगूठी पहना देता है। अंगूठी पहनाते भाई एकदम से बौखला जाती है वो कि ये तुमने क्या किया नीरज। और नीरज डरते हुए जल्दी से पद्मिनी को पंडित जी के पास लेके जाता है। अब क्योंकि उसके हाथ में अंगूठी थी तो वो कुछ कर नहीं पाती, इसलिए सभी मिलकर पूजा करते हैं ताकि पद्मिनी को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दें। लेकिन तब हम वापस से उन दोनों चोरों को देखते हैं। उन्हें घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, और जब वो देखते हैं कि यहाँ तो पूजा हो रही है और वो कीमती मूर्ति भी वहीं रखी है, तो इन्हें फिर से लालच आ जाता है कि अब तो ये मूर्ति नहीं बचेगी, कैसे भी करके हमारे पास आ जाएगी, इसको लेकर ही रहेंगे। इसीलिए जब सभी का ध्यान नहीं होता तो ये दोनों बेवकूफ चोर
मूर्ति चुरा कर भाग जाते हैं और जैसी मूर्ति गायब होती है पंडित जी समझ जाते हैं कि बस हो गया अनर्थ, अब पद्मिनी नहीं रुकेगी। पद्मिनी भी वहाँ से तुरंत गायब हो जाती है एक बहुत ही डरावनी हंसी के साथ। तो जब दोनों चोर भाग रहे होते हैं पुलिस ऑफिसर उनको देख लेता है कि दोनों इतनी रात गए यहाँ पे क्या कर रहे हैं। पूछताछ के लिए वो उनको अपनी गाड़ी में बिठा लेता है, लेकिन तभी वहाँ पे पद्मिनी आ जाती है दोस्तों। वो लिफ्ट मांगने का बहाना करती है। रात बहुत ही ज्यादा हो गई थी इसलिए ऑफिसर सोचता है बिठा देता हूँ। बैठ जाती है वो गाड़ी में। अंदर आते ही पद्मिनी एक चोर को सेड्यूस करती है और कहती है तुम्हें चाहिए तो मेरी अंगूठी ले लो, बहुत कीमती है। पद्मिनी खुद से वो अंगूठी नहीं निकाल पाती, ये मतलब नहीं कर सकती वो, लेकिन हाँ दूसरा निकाल सकता है। तो जैसे ही लालच में आकर वो चोर अंगूठी निकालता है पद्मिनी वहाँ से हंसते हंसते गायब हो जाती है कि अब कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। और ऑफिसर बड़ा हैरान कि ये क्या हो रहा है। दोनों चोर कहते हैं कि लगता है सर ये चुड़ैल थी, पास के घर में पूजा हो रही थी, उन्हें कुछ पता होगा। तो ऑफिसर उन दोनों चोरों के साथ नीरज के घर पे जाता है और सारी बातें पूछता है। तो पंडित जी उसको पद्मिनी के बारे में सब कुछ बता देते हैं। लेकिन जब पंडित जी देखते हैं कि पद्मिनी के पास अंगूठी नहीं है, चोरों ने उसको निकाल लिया है, तो वो तुरंत सभी से कहते हैं कि भागो वरना मर जाओगे। लेकिन अब तो बहुत देर हो जाती है दोस्तों। पद्मिनी वहाँ आकर दरवाजा पहले बंद कर देती है और फिर एक के बाद एक करते करते सारे लोगों को मारने लग जाती है। सबसे ज्यादा गुस्सा है वो नीरज से कि आखिर तुमने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा कैसे, सबसे पहले तुम मरोगे। पर तभी ऑफिसर पद्मिनी का ध्यान भटकाता है और नीरज उसकी उंगली में अंगूठी डाल देता है इस बार भी, जिससे पद्मिनी की सारी शक्तियां वापस हो जाती हैं गायब। वो बस चिल्लाते रह जाती है कि मुझे वापस कैद नहीं होना, मुझे जाने दो। कोई नहीं सुनता उसकी और पंडित जी पूजा करके पद्मिनी को एक बार फिर हमेशा हमेशा के लिए कैद कर देते हैं। अब आ जाइए दोस्तों अगले सीन में। लेकिन एक मिनट यार, ये क्या, पद्मिनी और नीरज दोनों आराम से कार में बैठे हुए, ये कैसे हो गया? नीरज पद्मिनी को यहाँ माया कहकर बुलाते हुए ये कहता है तो फिर चले माया लॉन्ग ड्राइव पर। ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं दोस्तों। अब ये क्या देखा यार हमने, रुको जरा क्लियर करता हूँ एक सेकंड। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं साक्षी को। वो उसी डॉक्टर से मिलने जाती है जो कर रहा था नीरज का ट्रीटमेंट। उससे बात करने पर वो कुछ बहुत ही शॉकिंग जानकारी बताता है कि जब नीरज का एक्सीडेंट हुआ था उसे बहुत ही गहरी चोट लगी थी, तभी से उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी। वो कभी भी कुछ भी सोचने लगता है, कुछ देर ठीक रहता, कुछ देर में अजीब अजीब हरकतें करता। ये जानकर साक्षी इमोशनल हो जाती है। वो जाती नीरज के घर में इस उम्मीद में कि शायद वो घर पे मौजूद होगा, लेकिन नीरज तो यहाँ पे होता ही नहीं। पर हाँ, वहाँ पे नीरज और माया की फोटो होती है, यानी नीरज और माया दोनों पति पत्नी हुआ करते थे। और जब नीरज माया से कहता है कि चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, तो हम देखते हैं कि माया वहाँ पे है ही नहीं। नीरज अपने आप से ही बातें कर रहा है, यानी कि माया और नीरज दोनों का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें बेचारी माया मर गई और नीरज के दिमाग पे गहरा असर हुआ। अब ये पद्मिनी वगैरह की जो कहानी थी वो सब नीरज के दिमाग की बनाई हुई थी। हाँ दोस्तों, अचानक में उसको लगता है कि कोई उसके आसपास मौजूद है, उसको सरदर्द रहता है। और ये जो भी हरकतें हो रही थी, जो हम कह रहे थे कि पद्मिनी की वजह से हो रहा है, ये पद्मिनी की आत्मा की वजह से नहीं हो रहा था, बल्कि दिमागी चोट की वजह से हो रहा था। और ये सब कुछ जो भी पद्मिनी थी, ये सारी चीजें थी, उसकी थी इमेजिनेशन। क्या ट्विस्ट दे दिया भाई। मतलब आपने सोचा होगा इसके बारे में कि एंडिंग बढ़िया सी होगी कुछ, लेकिन ये तो कुछ अलग ही हो गया। मतलब एक तरफ से जो हमने देखा वो कुछ था ही नहीं। ऐसे बेवकूफ बनाते हैं दोस्तों डायरेक्टर। इसी सीन के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अब ये मूवी तो खत्म हो गई, लेकिन हमारी मूवीज नहीं खत्म हुई। आपके लिए ये स्क्रीन पे दिख रही है कहानी, बड़ी मजेदार है। क्लिक करिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।